साथियों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बड़े अच्छे, शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद हैं और बहुत मज़े मज़े से अपनी तैयारी में आप जुटे हुए हैं। एक बहुत शानदार और लाजवाब अंदाज में आप सभी पढ़ाई करते हैं, दिन भर सारी क्लासेस को बड़े अच्छे तरीके से लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि बस क्लास ली और उसको हम ऐसे भूल गए जैसे आपकी वो आपको भूल गई। ऐसे नहीं करना है, आपको उनके जैसा नहीं बनना है और सारी क्लासेस का बहुत अच्छे से दिन प्रतिदिन रिवीजन करना है। तो बताइए भाई, सभी लोग बढ़िया बढ़िया से शानदार तरीके से रिवाइज कर रहे हैं ना, चीज़ों को अच्छे से पढ़ रहे हैं ना? और मतलब बेहतर तैयारी का मतलब यही कहता हूँ मैं, जब कहता हूँ ना कि शानदार, बेहतरीन, ज़बरदस्त तैयारी चल रही होगी। तो अभी तो आपको यही करना है कि जितनी भी चीज़ें आपको कराई जाएँ उनको सारी क्लासेस को हर दिन लो। बैकलॉग क्रिएट मत करो, बहुत सारी क्लास आपकी चली हुई हैं और हर एक क्लास के कंटेंट को यहाँ याद रखो। देखिए, अब आप उस स्टेज पर हैं कि जब आपको रिवीजन में एक ज़्यादा समय देना होगा। भाई, जब सिलेबस की शुरुआत थी, 7 दिन 10 दिन हुए, तो थोड़ा थोड़ा कंटेंट था, वैसे ही याद होता चला जा रहा होगा। लेकिन जैसे ही हम 10 दिन के बाद बढ़ते हैं तो दो लोड आने लगते हैं। एक तो अगला कंटेंट को रिवाइज करना है और पिछला कंटेंट भी याद करना है। तो अब आपको धीमे धीमे पढ़ाई को समय ज़्यादा देना पड़ेगा। उम्मीद है आप पूरा का पूरा, मतलब मुझे तो ना ये आप कॉन्फिडेंस दिलाओ, है कोई ऐसा, एक बार दिल बना के भेजो जो ये जिम्मेदारी ले रहा हो कि भैया आपने जितना या जिस भी सब्जेक्ट में मैंने शुरू से जितना पढ़ा है इस फाउंडेशन बैच में, मुझसे कहीं से कोई सवाल पूछ लो। विद ऑप्शन ही है, ऐसा नहीं है कि आपको डेटा रटना है, नहीं। बहुत सारे लोग रिवीजन करने का मतलब ये समझते हैं कि मुझे वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन याद हो जानी चाहिए चीज़ें, नहीं। बस आपको ऑप्शन देखकर चीज़ें याद आ जानी चाहिए, तो ये मान लो आपका उद्देश्य फुलफिल है। और देखो, वर्ड टू वर्ड रटने में और ऑप्शन देखकर याद आने में फ़र्क है। वहाँ 60 ऑप्शन देखकर याद आने में 60% पे काम चल जाएगा और वर्ड टू वर्ड में तो 100% चाहिए ना। चलिए, बहुत सारे तैयार लोग हैं, बहुत सारे साथी हमारे हैं, भैया और बहन जी हैं, जो इस कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं। बड़ी अच्छी बात है। वाकई में अगर आप ईमानदारी से इस बात को कह रहे हैं कि भैया ऑप्शन दे दोगे, ऑप्शन दे के, मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ आपसे कि मैं आपसे कोई 4 सवाल ऐसे पूछूंगा, वैसा तो कभी करना भी नहीं है आपको, बस ऑप्शन दे के ही करने हैं। वैसे कभी सोचना भी मत कि मैं ऐसे याद करूं कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की एक कहानी थी, ये पंच परमेश्वर कभी कहानी हुआ करती थी, वो नहीं, है ना। बस आपको क्या है कि ऑप्शन देखकर मुझे याद आ जाने चाहिए। चलिए ठीक है, अगर आपका ऐसा कॉन्फिडेंस है तो बहुत बढ़िया। बाकी ऐसे तो आप खुद भी अपना टेस्ट लेके देख लिया करो, 4 सवाल किसी से भी ले लिया करो, किसी से पूछ लिया करो, किताब से देख लिया करो। चलो, बहुत ही बढ़िया। बाकी कुछ साथी एक दो हैं वो प्रैक्टिस के लिए कह रहे हैं। देखिए, अभी फिलहाल आपके प्रैक्टिस सेट चलेंगे, कुछ समय बाद ही चलेंगे, जल्दी ही चलेंगे। बाकी तब तक आप बुक ले सकते हैं। बुक है रेलवे विज्ञान, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। तो जैसे आपका यूनिट पूरी खत्म हो गई है प्रकाश की ऑप्टिक्स, आप उसके क्वेश्चन करने शुरू कर दो, बड़े आराम से आपको बुक परचेज हो जाएगी। आपके फ्लिपकार्ट पे फ्लिपकार्ट से मिल जाएगी और इधर मिल जाएगी रेलवे विज्ञान के नाम से, जो मेरी और भावना मैम के द्वारा लिखी गई बुक है। चलिए शुरू कर दें। चलो भाई चलो, आज की कहानी को शुरू किया जाए। और आज आप एक बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार सी चीज़ से रूबरू होंगे, मज़ा ही आ जाएगा आपको उस चीज़ को पढ़ के। और भैया, उस चीज़ का नाम है विद्युत परिपथ, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो, विद्युत परिपथ क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, पहले आप इस बात को समझेंगे और फिर मैं आपको उसकी थ्योरी दिखा दूंगा। विद्युत परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो, ये हमारी ना रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें हैं, जिन्हें दिक्कत क्या है कि हम पहले कभी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़कर पढ़ते ही नहीं थे। यही तो समस्या थी। हम बस क्या कर रहे थे कि रट रहे थे शब्दों को, किताबी भाषा में रटने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए चीज़ें हमारे लिए कॉम्प्लेक्स बनती हैं, मुश्किल बनती हैं। आओ, विद्युत परिपथ को बड़ी आसान भाषा में समझें। आपके घर चलते हैं और घर के बाहर आपने देखी होगी एक मेन लाइन आ रही है। ये घर के बाहर एक मेन लाइन इस तरीके से आ रही है, उसमें से 3 तार आपके डले हुए हैं। अब देखो, इसमें से आपने अपने घर में सप्लाई ली हुई है, ये मान लो आपने तारों के थ्रू इसमें से सप्लाई ली हुई है। और सबसे पहले जो सप्लाई जाती है वो जाती है सबसे पहले आपके घर के बाहर लगे हुए बिजली के मीटर में। अगर मीटर आपने लगा हुआ है, अगर आपके यहाँ लगा हुआ है मीटर, तो सबसे पहले मीटर में जाएगी। और मीटर के बाद से यही सप्लाई जाती है फिर स्टेबलाइजर में, जिसको हम अपनी देहाती भाषा में स्टेपलाइजर कहते हैं। ईमानदारी से बताओ किस किस के यहाँ इसे स्टेपलाइजर बोला जाता है? हमारे यहाँ भी ऐसे ही बोला जाता है, खैर मैं भी गांव से ही हूँ, लेकिन असल में इसका नाम जो है वो है स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर, और स्टेबलाइजर का काम होता है वोल्टेज को स्टेबल करना। स्टेबल का मतलब है कि ज़्यादा आ रहे हैं तो कम करना, और कम आ रहे हैं तो उसको ज़्यादा आ रहे हैं तो कम कर देना, कम आ रहे हैं तो उसको ज़्यादा कर देना, एक निश्चित लिमिट से।
मतलब हमारे घर के उपकरण लगभग 220 वोल्ट पर चलते हैं, और 220 वोल्ट से ज़्यादा आ रहा है तो भी हमारे लिए नुकसानदायक है, और 220 वोल्ट से कम आ रहा है तो बड़ा नुकसान, वो हमारे उपकरण नहीं चलेंगे। तो स्टेबलाइजर का काम है वोल्टेज को स्टेबल रखना, 220 वोल्टेज पर ही उसको रोक के रखना। स्टेबलाइजर के बाद आप याद करो, आपके घर में ये इलेक्ट्रिसिटी किसी एक पर्टिकुलर बोर्ड में जाती होगी, ये बोर्ड में चली गई, और मैं आपको केवल एक बोर्ड की बात बता रहा हूँ। आपके घर में हर कमरे में लगभग 2-2 3-3 बोर्ड ऐसे लगे होंगे, लेकिन मैं किसी एक बोर्ड की बात कर लेता हूँ। इस बोर्ड से बहुत सारे उपकरण चालू होते हैं। जैसे हो सकता है आपकी भाषा में चटकनी, विज्ञान की भाषा स्विच कह देती है, मेरी तुम्हारी भाषा उसको चटकनी कहती है। पहली चटकनी पंखे की है, दूसरी चटकनी ट्यूबलाइट की है, तीसरी चटकनी हो सकता है किसी और उपकरण की हो। फिर यहाँ पे एक 3 प्लग भी लगा होता है, ऐसे करके याद आ रही होंगी सारी चीज़ें। यहाँ पर 3 प्लग लगा होता है, चाहे इसको उल्टा कर लो ऐसे भी लगा होता है, 3 प्लग बोर्ड, जहाँ पर आप कोई उपकरण लगा सकते हैं। तो होता क्या है कि देखो, अगर ये मान लो फैन की चटकनी है तो भैया इससे सप्लाई जाएगी किसको, फैन को जाएगी, ऐसे करके, और फैन से फिर ये वापस यहीं आ जाएगी। अगर मान लो ये एलईडी की है या आपके बल्ब की है तो यहाँ से जो सप्लाई जाएगी वो किसको जाएगी, मान लो एक बल्ब को जाएगी ऐसे, और यहाँ से फिर ये वापस ऐसे करके आ जाएगी। और ऐसे ही ये किसी तीसरे उपकरण के लिए हो सकता है जा रही हो, मान लो ये कोई भी उपकरण है, वॉटएवर द उपकरण ये। तो ये आपके घरों में एक चीज़ ऐसी इस्तेमाल होती है। ठीक बात है, क्लियर है भैया? मोहम्मद अनस, iOS में नहीं अपडेट हो सकता कुछ भी, जो iOS में जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। मैं भी इस बात से बहुत परेशान हूँ, लेकिन विश्वास मानो ये कोई छोटी चीज़ें नहीं होती हैं। अगर iOS में हम एप्लीकेशन को चलाने लग गए तो ये मान लो कि उसका सीधा इम्पैक्ट आपके कोर्सेज पे आएगा। एप्लीकेशन में कोर्स को चलाना, एप्लीकेशन को चलाना फ़ोन में, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, इसका बहुत मोटा पैसा जाता है। आप सुनकर दंग रह जाएंगे उस पैसे के बारे में सुनेंगे तो हम एंड्रॉयड के लिए ही उसे वहन कर पाते हैं। जितना पैसा हमारी कोर्स की कीमत का है उसके हिसाब से हम केवल एंड्रॉयड पर ही वहन कर सकते हैं उसको। अगर हम iOS पर भी उसको देने लग जाएं उतने फीचर के साथ में, तो ये मान लो कि कोर्स की कीमत सीधी सीधी हमें बढ़ानी पड़ जाएगी, क्योंकि वो छोटा मोटा पैसा नहीं जाता है। इसलिए iOS के लिए पॉसिबल नहीं है। हम ये मानते हैं कि हमारे जो साथी विद्यार्थी हैं वो एप्पल के फ़ोन नहीं चलाते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं, उस हिसाब से हम लेते हैं। ठीक है जी, मैं खुद परेशान हूँ इससे। चलो भैया, तो ये आपने अपने घरों में देखा होगा। अब देखो, मैं इसकी बिल्कुल एक सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर लिए लेता हूँ। मैं क्या सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर लिए लेता हूँ, मान लो मैं इतनी कहानी को उठाता हूँ, ये मैंने एक इसमें कहानी उठाई बिल्कुल सिंपल सा, और मैं ये कहता हूँ कि ये एक फ़ैन लगा हुआ है, एक पंखा लगा हुआ है, जो किससे जुड़ा हुआ है, तारों से जुड़ा हुआ है, और कुल मिलाकर मुझे इसको एक विद्युत का स्रोत देना है, एक सोर्स देना है। अब सोर्स में तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ भाई, पंखा बिजली से चलने वाला भी हो सकता है, बैटरी से चलने वाला भी हो सकता है। मान लो मैंने जो पंखा लगाया हुआ है वो बैटरी से चलने वाला है, तो बैटरी का मतलब डीसी सप्लाई है, हमने पीछे उस चीज़ को सीखा था। तो पहले इस एसी सप्लाई की कहानी को हटा दो, ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए बताई है। आगे सिंपल हम ऐसे कहेंगे कि हमारे घर में जो पंखा लगा हुआ है ये किसी बिजली से ना चल के ये बैटरी से चलता है, और बैटरी के 2 टर्मिनलों से इसके तार इस तरीके से कनेक्ट हैं, एक तार प्लस से कनेक्ट है और एक तार माइनस से कनेक्ट है। तो आप अपने अगर घर में देखो, जो मैंने आपको पूरी कहानी ये बताई थी, इसी को हम एक परिपथ कहते हैं, इसी को एक सर्किट कहते हैं, बड़े स्तर पे देखोगे। लेकिन अगर समझाने के लिए हम एक छोटे स्तर पर देखें तो परिपथ का अर्थ ये होता है कि आप बैटरी की मदद से किसी उपकरण को चला रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज परिपथ, यानी कि सर्किट। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि तुमने बस परिपथ बना दिया, बैटरी से जोड़ते ही ये पंखा हमेशा के लिए चलता रहे। भाई पंखा आपको कभी बंद भी करना पड़ सकता है, चलाना भी पड़ सकता है, तो उसके लिए हम एक चटकनी लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मान लो मैंने एक चटकनी लगा ली, और चटकनी का मतलब क्या हो जाएगा, विज्ञान की भाषा में उसे हम कुंजी कहते हैं। ये निशान हो जाता है चटकनी का, या विज्ञान की भाषा में कुंजी का। इंग्लिश में इसको हम की कहते हैं, यानी कि कुंजी कहते हैं। ठीक है, ये विज्ञान की भाषा में इसे हमने की कहा। अच्छा, अब ये खुली कैसे है, बंद कैसे है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। बस अभी ये कह रहे हैं कि ये एक चटकनी है जिसको बंद कर दोगे तो पंखा चल जाएगा, सॉरी ऑन कर दोगे तो चल जाएगा, ऑफ कर दोगे तो नहीं चलेगा। इतनी सी तो बात है। अब देखो क्या क्या हो गया एक परिपथ में। एक परिपथ में अगर हम मिनिमम से मिनिमम देखें, सवाल आएगा कि एक परिपथ में कम से कम क्या होना चाहिए, तो भाई सबसे पहली चीज बैटरी होनी चाहिए।
दूसरी चीज़ कुंजी होनी चाहिए, तीसरी चीज़ जोड़ने के लिए तार होना चाहिए, और चौथी चीज़ एक उपकरण होना चाहिए। तो ये न्यूनतम आवश्यकता है किसी भी सर्किट की, किसी भी परिपथ की। बाकी तो इसमें कुछ भी लगाओ, तुम्हारे पूरे घर में कितने सारे उपकरण लगे हैं, लेकिन इतने से कम पर कोई भी इनमें से कोई एक चीज़ नहीं है तो उसको परिपथ नहीं माना जाएगा। ये बात सबको समझ में आई कि इसी को हम कहते हैं परिपथ, इसी को हम कहते हैं सर्किट। फटाफट से थम्स अप करो। हाँ जी भैया, मुझे आपकी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ का मतलब होता है एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें आप एक उपकरण लगाते हैं, उस उपकरण को ऑपरेट करने के लिए एक चटकनी लगा दी, कुंजी लगा दी, की लगा दी, और उस उपकरण को चलाने के लिए एक एनर्जी का सोर्स लगा देते हैं। और सोर्स क्या है, वो स्रोत क्या है, ये स्रोत हो जाएगा आपका बैटरी। करिए फटाफट से एक बार थम्स अप। हाँ जी भैया, मुझे आपकी बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई है। फिर इससे बनने वाले हम थोड़े गहरे सवालों की चर्चा करेंगे। ठीक, अब देखिए परिभाषा। मैंने परिभाषा को बिल्कुल अपने शब्दों में लिखा कि विद्युत परिपथ एक बंद मार्ग होता है। ये परिपथ की बहुत आवश्यक शर्त है कि ये बंद होना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं से भी ये खुला हुआ है, मान लो आप ये कहते हो कि जी यहाँ तार ही नहीं है। देखिए एक बात आप याद रखना कि विद्युत धारा हमेशा एक बंद मार्ग में चलती है, यानी वो जहां से चलेगी उसे लौट कर वहीं आना पड़ेगा, तभी आपका बल्ब जलेगा। अगर विद्युत धारा यहां तक गई तो यहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी। मान लो वो यहां तक जाए भी, लेकिन तार आगे से टूटा हुआ है, तो विद्युत धारा बल्ब को जलाएगी ही नहीं। वो जब तक यहां नहीं आएगी तब तक बल्ब को नहीं जलाएगी। तो विद्युत परिपथ में एक बंद मार्ग होना चाहिए, एक क्लोज पाथ विद्युत परिपथ में हमेशा होना चाहिए, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अच्छा, इसमें क्या क्या होना चाहिए, एक बैटरी, एक प्रतिरोध। देखिए प्रतिरोध का मतलब क्या है, ये जो उपकरण है इसका अपना एक प्रतिरोध होगा, इसका अपना एक रेजिस्टेंस होगा। तो चाहे तो ये कहिए कि ये उपकरण लगा हुआ है, या ये कहिए एक प्रतिरोध लगा हुआ है, एक ही बात है। एक स्विच होना चाहिए जिसको हम चटकनी कह रहे हैं, तार हो गया, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और उसके अलावा और कुछ भी इसमें लगा हुआ हो सकता है। विद्युत घटक, अन्य विद्युत घटक शामिल हो सकते हैं। हो सकता है इसमें आपकी एलईडी भी लगी हो सकता है हीटर भी लगा हो सकता है गीजर भी लगा हो, वो चाहे जो भी हो, ठीक है। अच्छा, यदि परिपथ पूर्ण है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि परिपथ पूर्ण है तो ही धारा प्रवाहित होगी। यदि परिपथ आपका अपूर्ण है, अपूर्ण का मतलब कहीं से भी तार टूटा हुआ है, धारा पूरी नहीं जा पा रही है, जहां से चल रही है वहां नहीं उसको आने का रास्ता मिल रहा है, तो धारा प्रवाहित नहीं होती है। करिए फटाफट से एक बार थम्स अप। हाँ जी, क्लियर है। थैंक यू प्रतीक्षा, आप फिजिक्स बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, सब समझ में आता है, थैंक यू। पहले इतने के लिए थम्स अप करोगे, ठीक है भैया। ये जो लाइन आपने बताई इसके हिसाब से हमने इनको रिलेट कर दिया। आपका लैंग्वेज की प्रॉब्लम हुआ करती थी पहले, किताबी भाषा थी, लेकिन अभी मैं बिल्कुल अपनी भाषा में लेकर आ रहा हूँ। ये शुद्ध मेरी बिल्कुल बनाई हुई भाषा है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। उसके साथ ही फटाफट से आप थम्स अप करो। 20 सेकंड की मैं बात कह देता हूँ। देखिए भैया, इस बैच में मैं आपको इतना ही हर बार समझाता आया हूँ, लेकिन मुझे लगता है आप बस 2 बार चीज़ों को सुनते हो फिर भूल जाते हो। 20% साथी तो केवल और केवल यहाँ पर सिर्फ कमेंट करने आ रहे होते हैं। क्या कमेंट हैं वो, ऐसे भी नहीं है कि जो फिजिक्स के डाउट हों, या जो पुराना पढ़ लिया है उसके डाउट हों, या जो अब पढ़ लिया है उसके डाउट हों। मैं आपको अगर डाउट बताऊंगा, और ऐसा कोई ये मुझे मत कहना कि भैया आप इनको इग्नोर करो। मैं इग्नोर कर देता हूँ जब मुझे करना होता है। जब मैं आपको टॉपिक क्लियर करा रहा था मैंने इग्नोर किया, लेकिन अभी मुझे 20 सेकंड उनको बतानी पड़ेगी ये बात। तो कोई भी ये मत कहना उनको इग्नोर करो, ज़्यादा समय मैं लूँगा नहीं। कि सब डाउट कैसे हैं भैया जी, 2 फेज़ों में 220 है, 3 फेज़ में 240 होती है, इसको बताओ। भाई देखो, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, और भी ऐसे बहुत सारे डाउट हैं। हमें तो ये क्वेश्चन दे दो, हमें तो वन लाइनर क्वेश्चन दे दो, हमें तो वर्कशीट दे दो, हमें तो एमसीक्यू क्वेश्चन दे दो। भाई पहली चीज़, पहला डाउट मेरा उस भाई के लिए जो ये कह रहा है कि 2 फेज़ में 220 है, 3 फेज़ में 240 है। मेरे भाई, तुम्हें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है क्या? ऐसा एक डाउट नहीं है, ऐसे 100 डाउट हैं। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप समझ ही नहीं पाते हैं चीज़ को। भाई आपका उद्देश्य क्या है इस क्लास से, अपना उद्देश्य स्पष्ट करो। अगर तुम्हारा उद्देश्य ये है कि मुझे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है, मुझे तो किसी कंपनी में जाके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का काम ही वहाँ देखना है, मुझे तो तारों को जोड़ना तोड़ना ही है, तब तो तुम्हें उतनी गहराई में सीखने की ज़रूरत भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपकी उत्सुकताएं गलत हैं, लेकिन आप यहाँ खड़े हुए आदमी के हिसाब से उस चीज़ को समझिए। आपकी उत्सुकताएं ठीक हैं, आप अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हो, लेकिन भाई साहब वो क्वेश्चन लिमिटेड नहीं है, उसका स्कोप इतना बड़ा है, अनलिमिटेड क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। ये सब चीज़ें वो बच्चा पढ़ता है
जिसको इंजीनियरिंग करनी है, जिसको फिजिक्स के क्षेत्र में नौकरी बना करनी, वो करियर बनाना है, अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही करियर बनाना है तो फिर एक काम करो ना, क्यों आप इसकी तैयारी कर रहे हो ग्रुप डी की या किसी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो? भाई ग्रुप डी और एनटीपीसी में तो आपसे ये काम नहीं करवाया जाएगा। फिर आप इस कोर्स को छोड़ो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी छोड़ो, बीटेक में एडमिशन लो, आप 4 साल की इंजीनियरिंग करो, आपकी उत्सुकताओं के सारे सवाल वहाँ मिल जाएंगे, जवाब मिल जाएंगे, आप खुद पक जाओगे इतनी मोटी मोटी वहाँ जब किताबें पढ़ोगे, आपकी उत्सुकताएं वहाँ कम पड़ जाएंगी, जितना आप सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि इस क्लास का उद्देश्य कोई हमें वैज्ञानिक या इंजीनियर बनाना नहीं है जो हम कुछ भी अनलिमिटेड क्वेश्चन पूछ लें। इस क्लास का उद्देश्य इतना है कि हम इतना सीख लें, इतना समझ लें कि हमारे पेपर में आने वाले हर एक प्रश्न को हम हल कर सकें। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने दायरे को सीमित रखें, हम अपने दायरे को लिमिटेड रखें। अगर मैं आपको इसमें पूरी दुनियादारी की साइंस पढ़ाने शुरू कर दूं तो ये तो बताओ कि फिर मतलब कैसे हम चीज़ों को कवर कर पाएंगे, है ना? इसलिए थोड़ा कोशिश करिए, एक तो अपने डाउट्स को आप लिमिटेड रखिए, दूसरा वो साथी जो क्वेश्चंस के लिए कह रहे होते हैं, देखो आप सभी ना एक एक लाइन, इसमें एक एक क्वेश्चन है। जब मैं ये आपको बता रहा होता हूँ कि भाई यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, आपको मैं बाद में क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। ऐसा तो कोई मेरे हिसाब से एक टॉपिक नहीं गया जिसके मैंने आपको क्वेश्चन नहीं कराए। हर एक टॉपिक के बहुत शानदार मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं। उसके बाद भी अब आपके डाउट हैं, वर्कशीट भी दो, वन लाइनर क्वेश्चन भी कराओ। भाई मेरे जितना कंटेंट मैं आपको करा रहा हूँ ये बहुत सफिशिएंट है भाई। इसको एक एक टिप्स पे याद रखने की कोशिश करो। आप ये मत चक्कर में पड़ोगे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वहाँ से ये भी ले लें, वो भी ले लें और आपको याद कुछ ना हो। ये नहीं करना है ना? चलिए शुरू करते हैं आगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे इन चीज़ों पे। अब देखिए कि ये जैसे हमने एक सिंबल बना लिया, एक प्रतीक बना लिया, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे यहाँ अगर मैं पंखा दिखाना चाहता हूँ तो ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ कलाकारी करूँगा, पूरी बढ़िया से 3 ब्लेड लगाऊंगा, पूरा पंखा अंखा इसमें बनाऊंगा, या बढ़िया से मैं यहाँ एक चटकनी बनाऊंगा, शानदार सा डिजाइनिंग करके दिखाऊंगा। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो हर एक उपकरण के लिए हमने कुछ सिंबल बना लिए हैं, हर एक उपकरण के लिए हमने कुछ सिंबल बना लिए हैं। और कैसे कैसे सिंबल बना लिए हैं देखिए, जैसे विद्युत शैल को, इलेक्ट्रिक शैल को हम किस सिंबल से दिखाते हैं? इस सिंबल से दिखा देते हैं। अगर एक शैल है, शैल का मतलब आप समझते होंगे, जैसे मान लो हमारे यहाँ का जो रिमोट है इसमें भी शैल लगे हुए हैं, ये एसी का जो रिमोट है इसमें ये सेल लगे हुए हैं, तो ये एक सेल होता है। बड़ी लाइन क्या दिखाती है? प्लस। छोटी लाइन क्या दिखाती है? माइनस। अगर आप देखें कि बहुत सारे सेल हम मिला दें, देखो कई बार एक सेल से बात नहीं बनती है तो हमें बहुत सारे सेल लगाने पड़ते हैं। अगर आप बहुत सारे सेल लगा देते हैं तो वो एक बैटरी बन जाती है। एक सेल हो गया, उसके साथ ये एक सेल हो गया, इसके साथ दूसरा सेल जोड़ दिया, इसके साथ तीसरा सेल जोड़ दिया। ये सिंबल आपका कुंजी का है, की का कहिए या स्विच का कहिए। और ये कैसा स्विच है? ओपन स्विच है, ये खुला हुआ स्विच है। खुले हुए स्विच का मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखिए 2 तरह के स्विच होंगे, खुला हुआ, एक बंद। यहाँ की भाषा में अगर स्विच खुला है, ओपन स्विच है, ओपन स्विच का मतलब सर्किट ऑफ है। और अगर आपका स्विच बंद है यानी कि क्लोज है, तो क्लोज का मतलब ऑन होगा। अब कैसे होगा सुनिए। देखो स्विच क्या होता है, अगर हम बिल्कुल सिंपल सी भाषा में समझें कि स्विच कैसे काम करता है, बहुत आसान सी चीज़ है। ये एक बैटरी लगी है और यहाँ पर मैंने मान लो एक स्विच लगा दिया है। तो स्विच करेगा क्या? मैं आपको स्विच का फंक्शन बताता हूँ कि यहाँ मान लो ये तार है ऐसे करके, इस तरीके से ये एक मान लो बल्ब जला रहे हो आप, तो स्विच क्या करेगा? जब स्विच बंद होगा, मतलब बंद स्विच कहने का मतलब आपकी भाषा में ऑन, विज्ञान की भाषा में बंद स्विच, क्लोज स्विच। तो जब आप चटकनी दबा रहे होते हो ना तो ये इससे मिल जाता है, और जब ये इससे मिल जाएगा तो पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो परिपथ क्या हुआ है? परिपथ बंद हुआ है और आपके हिसाब से आपने स्विच को ऑन किया है। बोलो यस और नो। लेकिन अगर ये खुला हुआ है, खुले हुए का मतलब ये हो गया इस तरीके से, तो ये खुला हुआ सर्किट है, ये खुला हुआ परिपथ है। विज्ञान के हिसाब से ये खुला परिपथ है यानी कि ओपन सर्किट है, और ये ऑफ पोजीशन है यानी कि अब ये बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि धारा को सतत मार्ग नहीं मिलेगा। तो जब एक स्विच बंद होता है तो सर्किट ऑन होता है, एक स्विच खुला होता है तो सर्किट ऑफ होता है। ये सुनने में थोड़ा सा उल्टा लग रहा होगा, है कि नहीं? आपको लगता होगा यार बंद का मतलब है ऑफ और खुले का मतलब है, ओपन का मतलब है ऑन, लेकिन ऐसा नहीं होता। उम्मीद है आप समझ गए होंगे।
कि बंद परिपथ का मतलब क्या है और खुले परिपथ का मतलब क्या है। छटकनी सिर्फ क्या करती है, उस तार को जोड़ देती है, अलग कर देती है, बड़ा सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हम जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं, खुले स्विच का ये सिंबल रहेगा, और अगर वही स्विच बंद है तो आप उस सिंबल के बीचों बीच में एक इस तरह का निशान लगा दोगे, सिंबल वही रहेगा। ये हो गया इसका सिंबल, ठीक है। अब दो तार अगर जुड़े हुए हैं तो ये सिंबल होगा। दो तार जुड़े का मतलब क्या है, जैसे कई बार हम दो तार लेते हैं, उन्हें छीलते हैं और छीलने के बाद में ऐसे ऐंठी लगा दी, मिला दिया, तो ये दो तार जुड़ गए। अगर कहीं दो तार जुड़े होंगे, अब मैं तार तो बनाऊंगा नहीं, उनको ऐसे गोल मटोल तो बनाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ एक संकेत बना दूंगा, आप समझ जाओ कि ये तार और ये तार यहाँ आपस में जुड़ रहे हैं। लेकिन कई बार तार जुड़े नहीं होते, एक दूसरे के ऊपर से ऐसे ही जा रहे होते हैं। भाई हो सकता है कि ये तार इसके ऊपर से ऐसे ही जा रहा हो, इनमें कोई कनेक्शन ही ना हो। तो जब तार एक दूसरे को बस क्रॉस कर रहे होते हैं, मान लो इस तार के ऊपर से ये तार बस क्रॉस करके जा रहा है बगैर जुड़े, तो आप इस तरह का सिंबल लगा दोगे। उसके अलावा जो आपका बल्ब होता है, बल्ब के दो सिंबल हम इस्तेमाल कर लेते हैं। आप या तो ऐसे कह लेते हो, मतलब इसको सिंपल, बिल्कुल सिंपल ऐसे बना देते हैं ऐसे, या थोड़ी सी कलाकारी के साथ आप ऐसे बना देते हो। ये तो इसका मेन तंतु बना दिया आपने, मेन फिलामेंट बना दिया। लेकिन आपको पता है ये कांच के केस में जड़ा हुआ होता है, यहाँ से दो तार जा रहे होते हैं इसके बस, तो ऐसा भी सिंबल बना सकते हो। ये आपका इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। तो ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। एक बार सभी फटाफट थम्स अप करेंगे। हाँ जी भैया ठीक है, मुझे ये सिंबल इतने आपके समझ में आ गए हैं, फिर हम अगले सिंबल्स की बात करेंगे। ठीक है, चलिए क्लियर है। अब देखिए अगला एक सिंबल आता है आपका, जिसको हम बोलते हैं, पहले ना इसमें एक प्रतिरोध का सिंबल पढ़ो। अच्छा इसमें अभी है नहीं तो मैं यहीं आपको करवा देता हूँ, या इसको यहाँ कर लेते हैं। यहाँ एक सिंबल पढ़ो प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध के बारे में तो हमने खूब पढ़ लिया है। रजिस्टर्स के बारे में, रजिस्टर का सिंबल क्या होता है, आप ऐसे दिखाते हो कि ये एक रुकावट है। ये रुकावट ही तो दिखा रहे हो आप, ऊपर नीचे कि किसी चीज़ को रुकावट मिलेगी। अब देखो मार्केट में ऐसे भी रेजिस्टेंस आते हैं आजकल कि जैसे एक तो हो गया फिक्स वाला कि भाई आप बाजार से खरीद लाए, इसकी वैल्यू हमेशा 2 ओम रहेगी। एक ऐसा भी होता है कि तुम उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो, 2 की जगह 3 भी कर सकते हो, 3 की जगह 1 भी कर सकते हो। तो अगर आपके पास ऐसा रजिस्टर है तो उसको कहते हैं हम परिवर्ती प्रतिरोध, यानी जिसके प्रतिरोध को परिवर्तित किया जा सके, वेरिएबल रजिस्टर। अच्छा अगर प्रतिरोध परिवर्तित है तो कहीं ना कहीं मैं उससे धारा को कम ज़्यादा कर सकता हूँ। भाई कैसे कर सकता हूँ, सुनो। अगर मान के चलो किसी परिपथ में वोल्टेज आया 220 और मैं प्रतिरोध लेकर आ गया 11 ओम का, ठीक है, और ये परिवर्ती है। मान लो मेरे पास एक प्रतिरोध है और ये ऐसा है कि ये परिवर्ती है। परिवर्ती का मतलब इसको आप 11 भी बना सकते हो, 22 भी बना सकते हो। तो चलो अगर वोल्टेज आया 220, धारा प्रतिरोध हो गया आर, तो आई कितना हो जाएगा, आई बराबर वी बटे आर होता है ना। वोल्टेज मान लो 220 है और मैंने एक बार इसको 11 ओम बना दिया तो धारा मिल गई मुझे 20 एम्पियर। लेकिन अगली बार अगर मान लो मुझे धारा कम चाहिए हो तो मैं क्या करूँगा, उतने ही वोल्टेज पर इसको ये बना लूँगा, 22 बना लूँगा, तो धारा कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो देखो ना, धारा को कंट्रोल कर रहा है, धारा को परिवर्तित कर दे रहा है, धारा को नियंत्रित कर दे रहा है। अब ऐसा कैसे करते हैं उस चीज़ को छोड़िए, बस आप ये मानिए कि ऐसे भी प्रतिरोध बाजार में आते हैं जिनके मान को आप परिवर्तित कर सकते हैं, और उनको करने से क्या फ़ायदा होता है, आप धारा को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसका निशान क्या होगा, सिंपल प्रतिरोध और उसके बीच में से तीर का निशान, या सिंपल प्रतिरोध और उसके ऊपर एक इस तरह का तीर का निशान लगा देना यहाँ तक। दोनों में से कोई भी सिंबल अगर है, या तो प्रतिरोध में से तीर का निशान या प्रतिरोध के ऊपर तीर का निशान, तो ये केवल प्रतिरोध नहीं है, ये परिवर्ती प्रतिरोध है, ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है। एक बार फटाफट थम्स अप करें। राजू थैंक यू। भैया जी आपने तो पूरा ऑफलाइन वाला फील करा दिया, थैंक यू, बहुत 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 सारा थैंक यू। ठीक, उसके अलावा किसी भी परिपथ में आपको धारा को मापना होता है, तो धारा को मापने के लिए किसका इस्तेमाल करोगे, एमीटर का। पीछे हमने वो पढ़ा भी था। तो एमीटर का प्रतीक क्या होता है, एमीटर जो आपका होता है उसको हम इस तरीके से दिखाएंगे, बीच में एक गोला ए, और एमीटर का ये सिरा बैटरी के प्लस से जुड़ा होता है, ये सिरा माइनस से। मतलब हम लिख देते हैं, ऐसा नहीं है आप इसको प्लस से जोड़ दो, इसको माइनस से जोड़ दो, लेकिन जिसको आप जिससे जोड़ रहे हो उससे बताओगे।
ऐसे ही वोल्टेज को वोल्ट मीटर से मापते हैं और ये आपका वोल्ट मीटर का सिंबल रहेगा। तो सिंबलों को याद रखना बेहद आसान है, बस एक दो सिंबल थोड़े ऐसे हैं जिनमें आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिए विद्युत परिपथ से संबंधित क्या क्या सवाल हो सकते हैं, तो ध्यान से उत्तर करिए। आरआरबी ग्रुप डी 12 नवंबर 2018 का आया हुआ सवाल है, बताइए क्या होगा। थैंक यू भूपेंद्र, थैंक यू प्रेम कुमार भाई। अब देखो वही है ना, कितना ही समझा लो लेकिन आप एक दो बच्चे नहीं मानोगे। प्रिंस पूछते हैं सरवायु और निर्वात में क्या अंतर होगा। प्रिंस आपकी बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, लेकिन उसका इस टॉपिक से कोई रिलेशन है ये बताओ, या वो ऐसा टॉपिक है कुछ जो पीछे कंप्लीट हो गया है बट मैंने ना सिखाया हो। आपने फिर विद ऑप्टिक्स चैप्टर को पढ़ा ही नहीं है ध्यान से। वहाँ से मैंने 100 बार आपको ये बात बताई थी, जब मैंने कहा कि प्रकाश निर्वात में चल सकता है तो मैंने बड़े अच्छे से बताया था निर्वात क्या होता है। आप पुरानी चीज़ों को शायद ना पढ़ते हैं ना याद करते हैं, बस जो टॉपिक चल रहा है उसको छोड़ के आपको सब पढ़ना होता है। बहुत अच्छा। तो विद्युत घटक, संयोजी तार और प्लग कुंजी, अच्छा भैया चलाएगा किससे, इसमें बैटरी तो है ही नहीं। विद्युत घटक, संयोजी तार और बैटरी, अच्छा भैया तार हो गया, विद्युत घटक हो गया। घटक का मतलब कुछ भी, पंखा, बल्ब, प्रतिरोध, कुछ भी। इसमें किस चीज़ की कमी है, कंट्रोल कैसे करोगे, चटकनी तो है ही नहीं, कुंजी तो है ही नहीं। विद्युत घटक, संयोजी तार, अच्छा तो इसमें चारों चीज़ हैं, विद्युत घटक भी है, एक तार भी है, बैटरी भी है और कुंजी भी है। तो ये आपका एक राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। तो टॉपिक को पढ़ के घबराया मत करो, टॉपिक को समझो, फिर उससे बनने वाले आप हर एक तरह के सवाल को कर दोगे। और जितना मैं आपको करा रहा हूँ सफिशिएंट है ना, इसके लिए इसके अलावा आपको कोई वर्कशीट की ज़रूरत है ना, आपको कोई वन लाइनर क्वेश्चंस की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं तो बुक उठा लो, बुक में से क्वेश्चन करो। उसके अलावा संडे में जो भी मैं सेशन लेके आऊँ यूट्यूब पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, जैसे लास्ट टाइम भी मैं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेशन लाया था, उनको कंप्लीट करो। बहुत ज़्यादा कंटेंट के चक्कर में मत पड़ो। अब मैं आपको कुछ भी दूंगा ना तो वो ये सब घुमा फिरा के ही होगा। मैं आपको इसके अलावा वन लाइनर दूं, वो भी इनमें से ही होंगे, कुछ अलग थोड़ी हो जाएंगे। चलो अगला सवाल देखिए। चित्र में दिखाए गए संकेत को विद्युत परिपथ के संदर्भ में क्या कहते हैं। तो ये क्या है, प्रतिरोध है, प्लग कुंजी है, बल्ब है या फिर बैटरी है, बताइए फटाफट से। ये एएलपी और टेक्नीशियन की परीक्षा का सवाल है। देखिए नहीं नहीं, प्लग कुंजी नहीं है भाई। देखो प्लग कुंजी का जो सिंबल होता है वो या तो ऐसे होगा, ठीक है, ये ओपन है, या ऐसे होगा। अब ये तो ऐसा नहीं है भैया, ये किसका सिंबल है, देखिए ये बल्ब का ही एक सिंबल है। तो ये किसका सिंबल हो जाएगा, बल्ब का। बल्ब का एक सिंबल ये भी होता है, बल्ब का एक सिंबल ये भी होगा कि आपने इसको केसिंग में रख दिया और ऐसे कर दिया। उसके अलावा केवल आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये भी बल्ब का एक सिंबल है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि ये एक विद्युत बल्ब का सिंबल है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है। तो बल्ब का एक नया सिंबल आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलो अगला सवाल देखिए। विद्युत धारा का सतत और बंद मार्ग क्या कहलाता है। व्हाट इज द कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर इलेक्ट्रिक करंट एक कंटिन्यूस और क्लोज पाथ में बह रहा है तो उस बंद मार्ग को क्या कहेंगे आप। चलो, तो विद्युत धारा का एक सतत और बंद मार्ग क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ कहलाता है। अगर विद्युत धारा एक ऐसे रास्ते पर चलती है कि वो बंद हो और लगातार हो। अच्छा यहाँ से अधूरा नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा होता है, यानी आपने अपनी घर की बैटरी देखी होगी, तो उसमें क्या होता है, उसमें लिक्विड भरा होता है। तो ये क्लोज रास्ता है, एक ऐसा नहीं है अधूरा रास्ता है। तो इसको बोलते हैं हम विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। और ये जेई का सवाल है, आरआरबी जेई का। जेई की परीक्षा जूनियर इंजीनियर वाली होती है और बीटेक उसकी क्वालिफिकेशन होती है। तो वहाँ तक की चीज़ों को कवर कर रहे हैं हम। ऐसे वायर जो घरों में बिजली संचारित करते हैं उनमें किसकी कोटिंग होती है। देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं मैं हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे सिंपल वायर। देखो भैया डिजिटल पढ़ने का यही मज़ा है कि जो चीज़ ना ऐसे इमेजिन कर पाओ, चित्र की मदद से समझ लो। देखो ये आपको तार नज़र आ रहे होंगे, इनमें ऊपर ये ग्रीन कलर है,
ये होता है प्लास्टिक और मुख्य तार होता है इसमें अंदर, होता है ना। तो ये जो प्लास्टिक है ना, ये किस लिए दी जाती है? क्योंकि अगर मान लो एक में कई सारे तार चलते हैं, अगर ये तार आपस में मिलेंगे तो भड़ाका हो जाएगा। वो भड़ाका भी पढ़ेंगे क्यों होता है, कैसे होता है, लेकिन हो जाएगा। उस भड़ाके को बचाने के लिए हम इसके ऊपर एक प्लास्टिक की कवरिंग कर देते हैं, और प्लास्टिक की जो कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये प्लास्टिक का जो मटेरियल है इसको बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी इन शॉर्ट। तो ये किसकी कोटिंग होती है? पीवीसी की कोटिंग होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड की कोटिंग होती है। कहाँ है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ऊपर जो कोटिंग रहती है घरों वाले तार में, उसमें पॉलीविनाइल की होती है, पीवीसी। आगे चलिए, 31 अक्टूबर 2018 कि विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? एक सेकंड रुको, इस सवाल को होल्ड कर लो। पहले ये बताओ आप, इस सवाल को मैं करवाऊंगा, इसमें थोड़ा गहरा चलना पड़ेगा हमें। पहले इस सवाल को बताइए आप, कि त्योहारों के समय भवनों में लगाई जाने वाली लाइट या झालरें, जो फेस्टिव लाइट होती हैं, उसका कौन सा उदाहरण है? फेस्टिव लाइट का, त्योहारों के समय भवनों में लगाई जाने वाली लाइटें या झालरें किसका उदाहरण है? तो ये श्रेणी परिपथ का उदाहरण है या समांतर परिपथ का उदाहरण है? तो ये श्रेणी परिपथ का उदाहरण है। इसके बारे में हमने बात की थी कि जितनी सारी झालरें होती हैं वो सीरीज में लगाई जाती हैं। क्यों लगाई जाती हैं? ताकि करंट का कम से कम डिस्ट्रीब्यूशन हो, करंट का विभाजन कम से कम हो। इसके कुछ नुकसान भी थे। अब विद्युत परिपथ में कनेक्शन कितने तरह के होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, कनेक्शन का मतलब ये वो बात कह रहा है कि एक तो हम उपकरणों को श्रेणी में जोड़ते हैं, यानी कि सीरीज में जोड़ते हैं, और दूसरा तरीका हमारे पास समांतर में जोड़ने का है, यानी कि पैरेलल में जोड़ने का है। तो कितने तरह के कनेक्शन होते हैं? 2 टाइप्स के कनेक्शन होते हैं, 2 तरह के कनेक्शन होते हैं। ठीक है, चलिए अगला मुद्दा देखिए आप, कि डैश परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक मार्ग होता है। देखिए इस बात का मतलब ये क्या कह रहा है, समझिए। जैसे मान लो मैं किसी परिपथ में एक बैटरी से 2 उपकरण जोड़ता हूं, मान लो एक बल्ब जोड़ दिया और मैंने एक पंखा जोड़ दिया, ऐसे करके ये एक फैन जोड़ दिया मैंने। तो यहां पर आप देखो कि विद्युत जो बहेगी ना, विद्युत का मतलब है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को यहां केवल एक ही रास्ता मिलेगा। तो ये कैसा परिपथ है? ये सीरीज परिपथ है भाई, एक ही रास्ते में तो बह रहा है। लेकिन अगर इन्हीं दोनों को मैं पैरेलल में जोड़ता, समांतर में जोड़ता, और अगर मैं इनको बैटरी से लगाता, तो करंट को बहने के 2 रास्ते मिलते। कौन कौन से 2 रास्ते मिलते? यहाँ से करंट जाता, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। तो एक ये रास्ता अलग हो जाता और ये रास्ता अलग हो जाता। यहाँ से यहाँ तक कॉमन रास्ता है, लेकिन यहाँ तो बट गए ना। तो समांतर परिपथ में धारा को बहने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, वो तो जितने उपकरण उतने रास्ते, लेकिन श्रेणी परिपथ में हमेशा एक रास्ता रहेगा। तो श्रेणी परिपथ में आप कहेंगे विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक मार्ग होता है सीरीज का। अच्छा, समांतर में ये मत कह देना 2 रास्ते होते हैं, ये तो उपकरणों पर निर्भर करेगा। 6 उपकरण लगा दोगे 6 रास्ते, 12 उपकरण लगाओगे 12 रास्ते। आगे बात समझ में? चलिए अगला सवाल ये हो गया, एक सर्किट में दिए गए प्रतीक का उपयोग इस प्रकार किया जाता है। अच्छा, ये ना ऊपर की लाइन ऐसे ही आ गई है, ये मैं इसको ऐसे हटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये लो, है ना, अब आपको नहीं नजर आ रही होगी, कलाकारी कर दी मैंने। बहुत ही बढ़िया। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ये किसका सिंबल है? सिंपल सी बात है, रजिस्टर का सिंबल है, प्रतिरोध का सिंबल है। और अगर यही ऐसे या तो तीर या ऐसे करके दिया जाता तो यही परिवर्ती प्रतिरोध हो जाता, परिवर्ती प्रतिरोध, यानी कि वेरिएबल रजिस्टर का ये सिंबल हो जाता। ठीक है, अच्छा ये आ जाओ, देखो कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। एक विद्युत परिपथ आरेख में सेल के चिन्ह में एक लंबी और एक छोटी रेखा होती है। तो लंबी रेखा इसके किस टर्मिनल को दर्शाती है? बताइए, लंबी रेखा किस टर्मिनल को दर्शाती है?
चलो बहुत बढ़िया। तो ये बड़ा आसान सा सवाल है। लंबी और एक छोटी रेखा होती है, लंबी रेखा इसके किस टर्मिनल को दर्शाती है? तो जो लंबी रेखा है वो किसको दर्शा रही है? पॉजिटिव को। और छोटी रेखा नेगेटिव को दर्शाती है। तो लंबी रेखा किस टर्मिनल को दर्शा रही है? पॉजिटिव टर्मिनल को दर्शा रही है। ठीक है, यहां तक क्लियर? फटाफट बताइए कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, यहां तक कोई इशू किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन इसमें बचा, उस क्वेश्चन पे हमें डिस्कस करना रहेगा, अच्छे से समझना उस बात को। बताइए, आरआरबी ग्रुप डी 31 अक्टूबर 2018 का सवाल है और एक बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, सवाल कहता है कि विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? आइए जी, सवाल आपसे बड़ा अच्छा कहता कि किसी विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता जी? क्या विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग धारा उत्पन्न करने के लिए किया जाता, इलेक्ट्रॉन के उत्पादन हेतु किया जाता, क्या विभवांतर को उत्पन्न करने हेतु किया जाता, या विभवांतर को मापने हेतु किया जाता? तो आप सभी कुछ कुछ कंफ्यूज हो सकते हैं, कुछ साथ ही इसका उत्तर समझेंगे जी, बैटरी से तो धारा भी उत्पन्न होती जी, कुछ साथ ही समझेंगे इलेक्ट्रॉन का भी उत्पादन होता जी, कुछ साथ ही समझेंगे, चलो इस पर कम ही साथ ही जाएंगे, चलो मापने हेतु तो आप समझते हैं कि मेजर कौन करता है? वोल्ट मीटर करता जी, लेकिन आप ए और बी को ज़्यादा प्राथमिकता देंगे। अब इसके लिए हमको थोड़ा चर्चा करना पड़ेगा, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को होल्ड कराया कि एक बैटरी किसी परिपथ में क्या काम करता। आइए बहुत अच्छे से समझेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल रियल आप देख रहे हो। देखिए, आ जाओ, पहले इस सवाल को समझ लो और थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है? ऐसा नहीं ध्यान कहीं इधर उधर भटका के रखो और फिर कहो ये नहीं समझ आया, वो नहीं समझ आया। देखिए, ये मैंने एक बल्ब लगाया और मान लो यहाँ चटकने लगा दी, ये बंद है, मतलब धारा प्रवाहित हो रही है, करंट फ्लो हो रहा है। तो मुद्दा ये आता है कि जैसे ही आप बैटरी को ऑन करते हो तो ये बल्ब जल कैसे जाता है? बैटरी से क्या निकलता है? क्या ऐसा बैटरी कर देती है? तो पहले ऑप्शन पे चलते हैं। क्या बैटरी कोई इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करती है? तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन तो इस तार के पास ऑलरेडी हैं। बैटरी इलेक्ट्रॉन पैदा नहीं करती, हमने पहले से पढ़ा। इलेक्ट्रॉन तो चालक तार के पास, कंडक्टिंग वायर के पास हमेशा होते हैं। तो क्या बैटरी इलेक्ट्रॉन का उत्पादन करती है? जी नहीं, बैटरी कोई इलेक्ट्रॉन का उत्पादन नहीं करती है। अच्छा, फिर क्या करती है बैटरी? क्या बैटरी धारा को उत्पन्न करती है? देखिए बस शब्द का मतलब समझो, उसने शब्द क्या दिया, उसने कहा कि धारा उत्पन्न करने हेतु। उत्पन्न का मतलब पता है क्या होता है? प्रोडक्शन करना। भाई धारा को उत्पन्न कैसे कर सकते हो तुम? धारा कोई ऐसी चीज जो थोड़ी है कि जो तुमने मिर्च और मसाला डाला और उसमें धारा बन गई। धारा बहे जाने वाली चीज है। जैसे मान लो मैं कहता हूं कहीं पानी रुका हुआ है, पानी चल दे तो उसी को पानी की धारा कह देते हैं। भाई रुके पानी को तो पानी की धारा नहीं कहोगे। तो अगर पानी की धारा चल रही है तो एक बात बताओ, तुम ये कहोगे कि मैंने उस पानी को उत्पन्न किया है? भाई रुके पानी को तुम चला दो, वो पानी की धारा हो जाए, तो क्या तुम उसको ये कहोगे कि मैंने पानी उत्पन्न कर दिया? नहीं। विद्युत धारा का मतलब क्या है? विद्युत धारा का मतलब है कि पहले इलेक्ट्रॉन जो रुके हुए थे, अब तुमने कुछ भी करा के उन्हें चलाना शुरू कर दिया, इसको कहते हैं विद्युत धारा। तो विद्युत धारा कोई उत्पन्न कराने वाली चीज नहीं है, ये पैदा करने वाली चीज नहीं है, बना नहीं सकते हो तुम इसे। ये तो है कि ऑलरेडी वो वहां है, बस तुम उसको बहा दे रहे हो। इलेक्ट्रॉन रुके हुए हैं तो उसको विद्युत धारा नहीं कह सकते हो, बस उन्हें चला दो तो उसी को विद्युत धारा कह सकते हैं। तो आप हमेशा सुनते होंगे धारा का प्रवाह, आप ये नहीं कह सकते हो धारा का प्रोडक्शन या धारा को उत्पन्न करना, धारा का उत्पादन, है ना? तो धारा उत्पादित करने की चीज ही नहीं है। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए कि ना तो ये हो सकता और ना ही ये हो सकता। इनमें कंफ्यूजन क्लियर हो गया? बिल्कुल गहराई में चलना पड़ेगा इस सवाल की में। अब अगला और शानदार सा मुद्दा डिस्कस करो कि आखिर एक बैटरी क्या करती है जिससे कि ये बल्ब जल जाता है। अब बहुत गहराई में चलो। देखिए, ये बल्ब तब जलेगा जब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो, जब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो। जैसे आप यूं मानो, पानी का उदाहरण ले लेते हैं, आपको अच्छा समझ में आता होगा नो डाउट। ये मान लो मेरे पास एक पाइप है, पानी का पाइप है। अरे कहाँ गया है ये मान लो मेरे पास एक पानी का पाइप है।
और ये पाइप बिल्कुल सीधा है। मान लो इसमें कुछ पानी भरा हुआ है। अब एक बात बताओ, जब तक इसके दोनों सिरे समान स्तर पर रहेंगे, मान लो ये जमीन है, ये बिल्कुल जमीन पर पड़ी हुई है, जब तक जमीन के समान स्तर पर रहेंगे, स्तर का मतलब आप समझ गए होंगे कि इसकी भी ऊंचाई इतनी रहेगी, इसकी भी ऊंचाई इतनी रहेगी, तो पानी ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, पानी रुक जाएगा, और उसको मैं धारा नहीं कह सकता हूं, मैं बस पानी कहूंगा। लेकिन अगर मैं, बहुत ध्यान से सुनना, इनके सिरों के बीच में एक अंतर पैदा कर दूं, यानी कि इस पाइप को ऐसे उठा दूं, 1 सेकंड का समय दो, आजा भाई, कैसे कवर होगा, 1 सेकंड। अगर मैं इस पाइप को, चलो मान लो, 1 सेकंड रुको, चलो फिर आपको अच्छे से तब समझ आएगा। पहले मैं इस गोली बेटा का मजाक हटा दूं, अब आ जा भाई। अगर मान लो मैं इस पाइप को ऐसे कर दूं, तो अब पानी अपने आप ही बहना शुरू हो जाएगा। और अपने आप मत कहो उसको, तुमने खुद ऐसा किया है कि इसकी ऊंचाई तो वही रखी, लेकिन इसकी ऊंचाई बढ़ा दी, तो पानी अपने आप इधर बहना शुरू हो जाएगा। यानी पानी किस वजह से बहा? पानी बहता है ऊंचाई के अंतर की वजह से। एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनना। यानी कि मैं ये कहूंगा कि जब ऊंचाई का अंतर होता है, तब जल की धारा प्रवाहित होती है। और ये हमेशा कहां बहती है? जल की धारा की जो दिशा होती है वो ऊंचे से नीचे की ओर होती है, ये भी फिक्स होगा, ऊंचे से नीचे की ओर होती है। तो देखिए, जैसे ही जब मान लो तुमने बैटरी को, मतलब ये मान लो कि ओपन कर रखा है, ओपन का मतलब सर्किट को ऑफ कर रखा है, तो ऑफ सर्किट का मतलब ये मान लो तुम इस स्थिति में हो कि पाइप यहीं है, लेकिन जैसे ही सर्किट को ऑन किया, ऑन करने का मतलब क्या होता है कि यहां पर और यहां पर, मतलब बल्ब के इस सिरे पर और इस सिरे पर वोल्टेज का एक अंतर बनता है। अंतर कैसे बनता है? देखिए, इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कहां होंगे, तो ये कहने की बात ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा नेगेटिव टर्मिनल पे होंगे, भाई इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव है। तो जैसे ही तुम बैटरी को ऑन करते हो, तो बैटरी क्या करती है, अब वो कैसे करती है, वो पूरा केमिस्ट्री है, उसमें मत जाओ कि कैसे करती है, बस इतना मान लो, हाँ ऐसा होता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और ये तो बंद हो गया सर्किट पूरा, अब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और यहां जाके बैठ जाएंगे। मतलब यहां पर जो वोल्टेज होगा वो माइनस में होगा। मान लो यहां पे माइनस का 20 वोल्ट बन गया। अब देखो, यहां पर जो वोल्टेज था वो कितना है, वो तो वोल्टेज हमेशा किसकी वजह से होगा, जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। और बैटरी काम ही ये करती है कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को ले जाके उपकरण के एक सिरे पर छोड़ देगी। वो कैसे छोड़ेगी वो सोचो, मान लो छोड़ देगी, अब यहां तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारा इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही आवेश बनता है, ये विभव बनता है। हमने पढ़ा था ना कि विभव क्या होता है। विभव होता है कि किसी इलेक्ट्रॉनों को ले जाने में कार्य, तो हो सकता है कि 10 कूलाम के आवेश हो और उसको ले जाने में हमें 2 जूल का कार्य करना पड़ा हो यहां से यहां तक, तो विभव कितना बन गया, 20 वोल्ट। अच्छा, माइनस प्लस भी छोड़ो, चलो विभव बन गया यहां 20 वोल्ट। मान लो यहां 10 कूलाम का चार्ज था और उसे यहां से यहां तक ले जाने में मुझे 2 जूल का काम करना पड़ा, तो यहां पर विभव कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट। अब यहां पर विभव क्या है, 0 वोल्ट। यहां तक तो मैं किसी इलेक्ट्रॉन को लेकर ही नहीं गया, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां जाएंगे, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, पॉजिटिव पर तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। पॉजिटिव के सारे इलेक्ट्रॉन, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव पर होते हैं, निगेटिव से ही इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। यहां कितना वोल्ट है, 0 वोल्ट है। अब ये एक अंतर बन गया। ये तो ऐसे ही हो गया ना, जैसे ये 20 मीटर ऊंचाई है और ये मान लो बिल्कुल ऊंचाई है ही नहीं, मैं इसको कहता हूं ये बिल्कुल इससे टच है, यहां है, मान लो ये 0 मीटर ऊंचाई है। तो जैसे पानी नीचे की तरफ बहेगा, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी अपने आप इधर की तरफ बहेंगे ऐसे, और यहां आ जाएंगे। तो जैसे ही इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये भका भक जल उठेगा। तो किसी भी उपकरण का चलना निर्भर करता है कि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकले या नहीं निकले। तो इलेक्ट्रॉनों के बहने की दिशा हो गई इधर, ये, और इसी की वजह से ये उपकरण चल रहा है। तो मुख्यतः बैटरी ने क्या किया, एक विभव का अंतर बनाया, एक पोटेंशियल का डिफरेंस ही तो बनाया। यहां विभव 20 है, यहां 0 है, अंतर कितना हो गया, 20 माइनस 0, 20 का ये विभवांतर हो गया। इस चीज को हम विभवांतर कहते हैं। ये काम बैटरी करती है। आइए आपको बात समझ में कि बैटरी क्या करती है। तो बैटरी मुख्यतः एक विभव का अंतर बना रही होती है, एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट कर रही होती है। तो विभव का अंतर उत्पन्न करती है, बस इतना ही करना है, बाकी सारा काम अपने आप हो जाता है। एक पाइप में पानी ऑलरेडी भरा हुआ है, उसको आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पाइप के स्तर में अंतर कर देना है बस।
सारा काम अपने आप हो जाएगा, फिर कुछ नहीं करना। तो विभव का अंतर उत्पन्न कर देना है, उसी में अंदर इलेक्ट्रॉन है, अपने आप ही बहना शुरू कर देंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कैसे होता है। अब इस बात को ना देखो, इससे सवाल कभी नहीं आएगा कि ऐसा कैसे होता है, लेकिन वाकई में आप सच में अच्छे नोट्स बनाने वाले हो ना, तो इसको अपनी भाषा में लिख लेना। मैं आपकी जगह होता तो काम की बात तो इतनी ही लिखता, बट यहाँ एक ऐसे स्टार डाल लेता, मतलब मैं मान लो एक ऐसा निशान बना लेता। इस निशान का मतलब क्या होता कि ये वो चीज़ है जो पेपर में तो नहीं आएगी लेकिन मुझे समझने के लिए ज़रूरी है। तो मैं लिख लेता पूरी कहानी को कि जैसे ही बैटरी को किसी परिपथ में जोड़ा जाता है, माइनस सिरे में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी दूसरे सिरे तक बैटरी के द्वारा पहुंचा दिए जाते हैं। इसी चीज़ को हम विभव कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लेते, जैसे अगर बैटरी के 10 कूलाम आवेश को 2 जूल कार्य करना पड़ा तो वहाँ पर विभव 20 वोल्ट हो जाएगा, जबकि दूसरा सिरा जो पॉजिटिव से जुड़ा है उस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से वहाँ पर कोई भी विभव उत्पन्न नहीं हुआ। एक सिरे पर 20 वोल्ट, दूसरे सिरे पर 0 वोल्ट है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पर एक विभव का अंतर बन गया, एक पोटेंशियल का डिफरेंस बन गया। जिस प्रकार पाइप के अंतर को बनाने से पानी अपने आप पानी की धारा बहती है, वैसे ही विभव के अंतर को बनाने से विद्युत की धारा प्रवाहित होती है। बस खत्म। ठीक है भाई, तो आज की कहानी को हम यहीं तक रखेंगे। विद्युत परिपथ को हमने कवर कर लिया, इलेक्ट्रिक सर्किट को कवर कर लिया, ये एक अपने आप में टॉपिक है। मज़ा आ गया होगा आपको। अच्छा कैसा लगा बताओ ये समझ के कि बताइए बैटरी कैसे काम करती है। ओ भैया तुम मुझे माफ़ करो यार, इस बात को भी लिखवा दूँ। एक खामखा की बात क्या ज़रूरत है कि मैं लिखवाऊँ उसको, खामखा यहाँ टाइम लगवाऊँ यार। यार बिल्कुल अजीब आदमी हो भाई, कैसे एक्सपेक्टेशन करते हो। तुम्हें इतने से शांति नहीं मिलेगी, मैंने इतनी गहराई में तुम्हें वो चीज़ समझाई जो तुम्हारे सिलेबस का हिस्सा भी नहीं है। वह लिख तो उसको खुद लोगे यार अपनी भाषा में। तुम तो मतलब बिल्कुल ये चाहते हो कि मैं ही पेपर दे आऊँ, मैं ही तुम्हारा सिलेक्शन दिला दूँ। अरे जिस चीज़ को मैं आपसे कह रहा हूँ उतना समझा करो यार, उतना करा करो, ऐसे मत किया करो। और प्रिंस बाबू ना आज उसने पढ़ा नहीं है कुछ भी, बस प्रिंस का एक ही कमेंट है शुरू से लेके लास्ट तक कि वायु और निर्वात में अंतर बता दो। मतलब मैं सोचता हूँ भाई, मैं तेरे को कह रहा हूँ लाला पीछे पढ़ ले उसको जाके, बट नहीं समझ में आ रहा है, बस उसको यही सुनना है। आज का उसने कुछ नहीं पढ़ा। 100% मैं कह रहा हूँ उससे आज से अगर 10 सवाल मैं पूछूं, एक सवाल नहीं बताएगा वो, क्योंकि उसने सीखा ही नहीं है कुछ। प्रिंस भैया ये होता है वायु और निर्वात में अंतर। वायु तो आप जानते हैं कि वायु है, अब जहाँ पर वायु नहीं है वहाँ निर्वात है। वायु कहाँ है? पृथ्वी से 12 किलोमीटर ऊपर तक वायु है, जिसको आप वायुमंडल कहते हैं। उसके अलावा वायु है ही नहीं। अब या तो कहीं कोई ठोस हो, कोई द्रव हो या वायु हो। अब जहाँ कोई ना ठोस है, ना द्रव है, ना वायु है, उसको हम निर्वात कह देते हैं। यानी जहाँ कुछ ना हो उसे हम निर्वात कह देते हैं। ठीक है महाराज, ये हो गया आपके प्रश्न का उत्तर। राजन भाई ऐसा नहीं हो सकता कि किसी उपकरण का रेजिस्टेंस 0 हो, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलो, बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का, एकदम मज़ा आ गया आप सभी को पढ़ के।